नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा यादव। बजट के चक्रव्यूह में आज आपको किसानों के पास लेकर चलेंगे। प्रदेश के वो किसान जिन्हें हर साल पास होने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है और जानेंगे कि आखिरकार सरकार की ओर से बनाए गए 1 रुपए के बजट का किसानों तक 15 पैसे ही क्यों पहुंच पाता है। जब जब हरियाणा की चर्चा होती है तब तब लहलहाते खेतों, चारों ओर हरियाली और अनाज से भरी मंडियों की छवि सामने आती है। हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील, समृद्ध तो कहा ही जाता है, लेकिन अभी भी हरियाणा का किसान मौसम और सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन हर बार बजट में किसानों को करोड़ों की सौगात तो दी जाती है, लेकिन क्या वाकई किसानों को उनका हक मिल पाता है? पिछले साल के बजट की बात करें तो हरियाणा सरकार का साल 2016-17 का बजट 88,781 करोड़ 96 लाख रहा। साल 2015 के मुकाबले बजट में 28.4% की बढ़ोतरी हुई। किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ रुपए मिले। तो पंचायत ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2,824 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए बजट में 188 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हर साल के बजट में किसानों को सौगातें तो दी जाती हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा मिल पाता है? आखिरकार सरकार से क्या चाहता है आज का किसान? इस बार के बजट में किसानों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या किसानों को मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिल पाता है? प्रदेश के किसानों के इन मुद्दों को जानने के लिए जनता टीवी की टीम प्रदेश के कुछ किसानों के बीच पहुंची और आने वाले बजट को लेकर किसानों की हर जरूरत को समझने की कोशिश की। बजट के चक्रव्यूह में सबसे पहले आपको कुछ किसानों के साथ लेकर चलते हैं, कुछ किसानों से मिलवाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने बजट के दौरान किसानों को लेकर कई सारी घोषणाएं की थी। पिछली बार की घोषणाओं का किसानों को कितना लाभ मिल पाया है और इस बार की अगर बजट आने वाला है 27 फरवरी को, तो उसको लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं सरकार से। इस बार कुछ किसान हमारे बीच में हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनसे जानते हैं, सर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? ऐसा है जी, जब से आज़ादी मिली है पहले भी किसान हमेशा दुखी रहता है। किसान के घर में जब तक कोई चीज़ रहती है उसका कोई भाव नहीं होता। किसान के घर से अनाज निकल जाए, दूध निकल जाए, ज़मीन निकल जाए, उसकी जब कीमत बनती है। किसान तो वो किसान है इस देश का कि इसने देश को आत्मनिर्भर बनाया, इतनी बम्पर फसल पैदा की, हर चीज़ में मतलब हमारे इतने अन्न भंडार है, लेकिन किसान बेचारा आज भी दुखी है। उसको एक तो उचित मूल्य नहीं मिलता। आज आप देख लो, आज चने का क्या भाव है, और जब किसान के घर में होगा ना जी चना, तो वही मार्केट रहेगा। आज चने का भाव मेरे ख्याल से 150 रुपया किलो है। बाजार मार्केट में 150 रुपये किलो है। 150 रुपया किलो है। और जब किसान के घर में आएगा ना जी ये, तो ये मात्र 4,000 और 5,000 क्विंटल जो आदमी कमाता है उसको भाव नहीं मिलता। और जब वो किसान के घर से चला जाता है, आज वो 150 है, 150 रुपये किलो है, और उसके घर में जब रहता है तो मात्र 5 रुपये किलो। हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। गेहूं जब होता है खेतों में, तो उसको लेकर क्या रेट रहते हैं और मार्केट में कितना मिलता है वो? गेहूँ जब किसान, मेरे ख्याल से अब जो मार्केट वैल्यू 1400 रुपये है शायद, है नहीं, किसान को मात्र 1400 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन आज मार्केट में आप भी गेहूँ खा रहे हैं, वो 2500 और 3000 तक है। तो उस किसान को तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। ऐसी व्यवस्था की जाए जो कमाने वाला है उसको उचित मूल्य मिले। तो इतना जो बीच का डिफरेंस होता है कि किसानों से काफ़ी कम दामों पे चीज़ें ली जाती हैं और मार्केट में उसका जो वैल्यू होता है उतना ही ज़्यादा मिल जाता है। आप बताइए कि जो बीच की जो चीज़ें हैं
बीच में ऐसा क्या होता है कि किसानों को इतना कम मिलता है और गवर्नमेंट जो है या मार्केट में वो चीज़ें जाती हैं तो महंगे दामों पर बिकती हैं? इस बजट को लेकर ये है कि हमारे दक्षिण हरियाणा में कोई एम्स जैसी मेडिकल की सुविधा नहीं है, नारनौल में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, गुड़गांव में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और हेल्थ के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं। और हेल्थ के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का खोलना बहुत ज़रूरी है, ये निवेदन है मेरा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जब तक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा, हमारे यहाँ 13,400 करोड़ पिछले बजट में शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज भी हमारे स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। इसलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है कि जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करें तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो सकता है। तीसरी बात मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो गिरता हुआ जल स्तर है उसकी व्यवस्था के लिए हमारा SYL का मुद्दा है। उस SYL के मुद्दे को सुलझाना सरकार के लिए बड़ी अहम भूमिका है। हम पिछले चुनाव में सरकार के साथ रहे, नांगल चौधरी से लेके और फरीदाबाद तक पूरा इस सरकार के साथ खड़ा है। यदि सरकार ने यहाँ पर कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी, एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया और आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी नहीं दी है दक्षिण हरियाणा को, इस गुड़गांव को भी, आज गुड़गांव का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आपको दक्षिण हरियाणा पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है और आप इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पर जरूर काम करें। यानी कि ग्राम उदय से देश उदय की बात की जाती है, लेकिन जो मसला यहीं पर ही आकर फंस जाता है कि जो किसान हैं उनके जो दाम है उन्हें काफ़ी कम चीज़ों पर ख़रीदारी होती है सरकार से, लेकिन जो मार्केट में वो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं जो बीच का जो गैप है कुल मिलाकर ये आखिर कहाँ पर रुक जाती हैं चीज़ें और क्या कालाबाजारी या भ्रष्टाचार कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो किसानों को कम दाम पे चीज़ें मिलती हैं और वही मार्केट में ऊँचे वैल्यू पर मिलती है। एक तो ज़मीन का रेट बहुत कम मिलता है हम किसानों को, और नहीं कोई भी सरकार है किसान से सलाह लेती ज़मीन के बारे में भी हम आपकी ज़मीन अक्वायरमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी भाव है अनाज का, अब ये खाद है मिलता नहीं, मिलता है बहुत महंगा मिलता है। जैसे दवाइयाँ हैं खेती के लिए भी बहुत महंगी मिलती है। कितना खाद कितने रुपए का मिलता है? खाद जो 1200 रुपये का मिलता है 50 किलो। और कितना खेती के लिए कितना ज़रूरी होता है खाद? 1 एकड़ के लिए एक बैग चाहिए जी। अच्छा। और 1 बैग यूरिया चाहिए, कम से कम 2 बैग चाहिए जी 1 फसल के लिए। तो 2 फसल बोते हैं 4 बैग चाहिए 1 एकड़ के लिए। तो वे महंगे रेट पे मिलते हैं। 1200 रुपये का 1 बैग मिलता है 50 किलो का। हमारे गेहूँ जाते हैं 1400 रुपये के 1 कुंटल। तो किसानों को अगर जो खाद अगर वो खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है सरकार की ओर से या कुछ कम दाम पे चीज़ें दी जाती हैं? नहीं जी, कोई सब्सिडी नहीं है, 1200 का मिलता है बैग। हाँ जी। तो इस बार खाद को लेकर भी कुछ मांग है किसानों की कि खाद के जो दाम हैं वो कम होने चाहिए और जो फसल के लिए जो पूरी तरीके से जो और जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कम दाम पे मिलनी चाहिए। हाँ, सरकार से यही अनुरोध है जी कि दवाई और खाद के लिए इसमें गौर की जाए किसानों के लिए, और टाइम पे नहीं मिल पाता है और तो दूसरे शहरों से भटकना पड़ता है आदमियों को, सवारी लेके खाद लेना, बीज लेना। यहाँ गुड़गांव में तो डिप्लोमा ख़त्म ही कर दिया है दुकानों का, बादशाहपुर जाते हैं या सोना जाते हैं या पटौदी या फरकनगर, वहाँ से ले आके देना पड़ता है। किसानों के बीच पहुंचने पर पता चला कि आज का किसान आज़ादी के पहले वाले हालातों में ही जी रहा है और आत्मनिर्भर होने के लिए सरकारी नियतों पर आश्रित है। इतना ही नहीं, फसलों का उचित मूल्य भी ना मिल पाना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। और हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि जो खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खेती करने में कितना लागत आती है और अगर सरकार अगर चीज़ें खरीदती है, मंडी में जाकर अगर अनाज की खरीदारी होती है तो क्या जितनी लागत है उतनी वसूल हो पाती है कि नहीं हो पाती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने किसानों की समस्या को उठाने के लिए अपने चैनल का माध्यम से किसानों की बात आप उठा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पीछे भी एक स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट थी कि भाई हरियाणा के अंदर की जो किसान 1 एकड़ में फसल उगाता है तो उस फसल की जो कीमत होती है उससे ज़्यादा लागत किसान की उस पर आती है। ये तो आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया था और सरकार को ये भेजा था कि भाई पूरा समर्थन मूल्य किसान को उसका नहीं मिल रहा है।
तो लेकिन जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे इस प्रदेश में आई है तो कुछ उम्मीदें किसानों को इनसे बहुत जगी हैं और किसानों ने इनका बहुत साथ दिया था। जैसे कि फसल बीमा योजना ये लेके आए हैं तो उससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। एक दुर्घटना बीमा योजना है जो आम आदमी 2 रुपये दे के 1 रुपये पर डे का दे के 2 लाख तक का अपना बीमा ले सकता है। ये एक बहुत सराहनीय कदम था, इसकी हम सराहना करते हैं सरकार की और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाएं सरकार और भी लागू करेंगी और ऐसी योजनाएं बहुत है। लेकिन उन योजनाओं को यदि अमली जामा पहनाया जाए, देखिए योजनाएं बन जाती हैं लेकिन वो अगर धरातल पे आएँ तो उसका बहुत फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वो समस्याएं, वो योजनाएं सिर्फ कागज़ों में सिमट के रह जाती हैं, वो धरातल पे नहीं आ पाती हैं। अगर ये समस्याएं और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम वहाँ पे बैठ के देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे किसान बहुत मेहनती है और बहुत बड़ी मेहनत से फसल उगाता है और वो उसको पूरी कीमत मिले तो वो अच्छी फसल और उगाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा से जो गन्ना किसान हैं, जो गन्ने की फसल उत्पादन करते हैं, वो अभी हरियाणा में खरीद नहीं रहे हैं। वो बेचारे मजबूर हैं कि उत्तर प्रदेश में उस गन्ने को ले जाके बेच रहे हैं और वहाँ से उनको कीमत भी कम मिल रही है। जबकि एशिया की सबसे बड़ी मिल जो है वो यहीं पर है। लेकिन वो किसान मजबूर हो रहे हैं उसको यूपी में गन्ना बेचने के लिए। तो ये सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि किसान अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं अपनी फसलों को लेकर जो, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत आती है वो किसान की जो यात्रा है उसके खेत से लेकर जो सरकार के दरवाजे तक है वहाँ तक पहुँचने में बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको लेकर आती है। लेकिन सरकार ने ये भी बोला था कि मंडी में अगर अनाज जाएगा तो उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि किसान जो है अपने आसपास या अपने घर से ही ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करके जो उनकी जो फसल है ऑनलाइन मंडियों तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ ऐसे किसान हैं, उनसे जानते हैं जो सरकार की ओर से कहा गया था कि ऑनलाइन मंडियाँ बनाई गई हैं और एक क्या हरियाणा क्या अलग अलग जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, क्या उसका लाभ मिल पाया अभी तक? देखिए जी, मेरा ये कहना है कि सरकार किसानों को सस्ते ब्याज की दर पे मतलब कर्ज दे किसानों को। जिस तरीके से सब उद्योगपतियों को कर्ज दिया जाता है, किसानों को अगर किसान के घर में कोई शादी है तो उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उसकी अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। तो इसलिए किसान ऐसी व्यवस्था करे कि जो सस्ते दर पे, ब्याज की सस्ती दर पे उसको कर्ज मिले। की जो ज़मीन है वो भी एक अहम मुद्दा है क्योंकि किसान अपनी ज़मीन पर खेती करके ही एक वही रोजी रोटी का एक माध्यम होता है। लेकिन अगर सरकार किसानों की ज़मीन भी ले लेती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो पाती है। एक किसान के जो से ज़मीन बेचते हैं या वो, तो उसमें हिस्सा होना चाहिए किसान का और किसान से उसकी बातचीत होनी चाहिए, भाई हम इस भाव से कर रहे हैं। किसान को बाद में पता लगता है जबकि उसका पहले रेट तय हो जाता है और सारी चीज़ किसान करते हैं। जो बेचते हैं वो दूसरे आकर के सफ़ेद कपड़े पहन करके वो बोली लगाते हैं, किसान तो रह जाता है कैसे। दूसरा एक इसी से जुड़ता हुआ जी, जैसे अब गांव में किसान है, गांव है, इसकी साफ सफाई या कोई वैसे मुद्दा है, जैसे मान लो गाड़ी ये नली है, इनमें एक ये हाउस टैक्स चल रहा है जो ये माफ़ होना चाहिए किसानों का। तो यानी कि किसानों की बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से इस बार के बजट को लेकर। एक चीज़ सबसे अहम है, आप सभी लोग किसान हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़कर किसान बने या किसान से खेती से जुड़े हुए काम करें? ऐसा है जी, सबसे सस्ता सौदा है ये किसान का। कोई हमारी जनरेशन खेती करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो सरकार की ऐसी व्यवस्था है, जिन गांवों की ज़मीन एक्वायर होगी वो किसानों की तरफ यूं नहीं देखते कि इसके कितने बच्चे हैं, क्या इनके पास रेजिडेंस के लिए भी ज़मीन है। मतलब एकदम ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, अब की सरकार ने तो कुछ किया है, नहीं तो उनका रेजिडेंस का, भाई वो भी इस देश के वासी हैं, उनके रेजिडेंस का भी, उनके रोज़गार का भी। किसान और मज़दूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मज़दूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ पैसे कटे हैं। मैं तो ये कहूँगा किसान का भी मुफ्त इलाज होना चाहिए। आज गुड़गांव में इतने महंगे इलाज हैं कि किसान को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। तो किसान के लिए भी अस्पतालों में ये सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है ऐसी एक किसान को भी मिलनी चाहिए। वो देश के लिए रात दिन सर्दी में भी गर्मी में भी, और वो जब इलाज के लिए जाए तो वो अपनी ज़मीन बेचता है। तो एक तो किसान की व्यवस्था की जाए कि जिन किसानों की ज़मीन चलेगी उनकी रोज़गार की भी, उनकी रिहाइश की भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कृषि पे और पशुपालन पे निर्भर है। जब हमारी ज़मीन चली गई तो हम पशु भी नहीं पाल सकते। तो इनके रोज़गार का
इनकी बसाने का, इनकी डॉक्टरी शिक्षा किसान को ऊंचा उठाया जाए। आज भी किसान मतलब गरीबी की रेखा से नीचे ही है, ना तो उसके उचित मूल्य मिलता। अब हमारे कुछ गांव ये उसमें आगे जी निगम में, और एक एक घर पे 6-6, 7-7 लाख हाउस टैक्स है। क्या आमदनी है जी किसान के पास जो हाउस टैक्स दे? हमारी ज़मीन है और इतना भारी हाउस टैक्स दे दिया। तो मैं अब की सरकार से ये प्रार्थना करूँगा कि हाउस टैक्स भी किसानों का माफ। मजदूर कितना हाउस टैक्स कितना देते हो आप? हाउस टैक्स हम तो जी अभी हमने पंचायत की है अपने सब गाँव की कि कोई हाउस टैक्स नहीं भरेगा। यदि सरकार उस पर विचार करेगी, क्योंकि दिल्ली में निगम है, फरीदाबाद में निगम है, उनमें आज तक किसी ने हाउस टैक्स नहीं दिया। और हमारे यहाँ एक एक घर में 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए का हाउस टैक्स है। विकास के नाम पर किसानों की जमीनें तो अधिकृत की गई, लेकिन धरती पुत्रों को अभी भी उचित मुआवजे का इंतजार है। किसान चाहता है कि इस बार के बजट में उनको उनका हक मिल सके। तो किसानों की जो मांग है खाली खेती से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उनकी जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो अहम मुद्दा ये है कि उनके जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन है, उनके लिए भी सही से कुछ इस तरीके से इंतज़ाम होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ पढ़ सके। यहाँ एक इस दक्षिण हरियाणा में जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव से लेकर और नीम के थाने तक। यहाँ कोई ऐसी ITI संस्था नहीं है जो बच्चों को काबिल बना सके। अब हमारे लड़के तो खेतों में काम करने वाले हैं, उनको तो मशीनरी के बारे में पता नहीं। तो इस एरिया में ऐसी ITI खुलनी चाहिए ताकि बच्चे शिक्षित हों और फैक्ट्रियों में, उद्योग में काम करें। हम उद्योग के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसान को संतुष्ट करके उद्योग लगाओ। और खेती भी ज़रूरी है कि इस एरिया में ITI हब ऐसा खोलना चाहिए जिसमें एक और बात करते हैं ITI में, जिन बच्चों के 80%, 70% नंबर आते हैं उनको उसमें दाखिला मिलता है। वो जो 33% गरीब किसान का बच्चा उसको उसमें क्यों ना एडमिशन मिले? उनको भी हम काबिल बना, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो हमारे ही है। तो इसलिए यहाँ ITI हमें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हम आगे रोजगार कर सकें। एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर कुदरत की मार किसानों पर पड़ती है और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, तो क्या गिरदावरी जब होती है, कहने में सुनने में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, कालाबाजारी हुई, लेकिन क्या असल में जब गिरदावरी होती है तो किसानों की जो फसल है उसका मुआवजा सही मायने में उसको मिल पाता है? क्योंकि अब तक जो भी सरकारें रही हैं, पिछले 10 साल का देखा जाए, 2 साल से अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस और इनेलो की सरकार रही तब तक यही देखने को मिला है कि किसानों को मात्र कुछ रुपयों का, 1 रुपये या 2 रुपये की गिरदावरी मिल पाती है। लेकिन क्या इस बार कुछ बदलाव आया है इस सरकार जब बदली है? तो आप बताइए, क्या गिरदावरी ठीक से हो पाती है? ठीक हो रही है जी, अभी सरकार में ठीक गिरदावरी हो रही है। कितना मुआवजा मिल पाता है किसानों को? 4,000 पर एकड़ के करीब मुआवजा मिला है जी। पिछली सरकारों के समय में तो सैकड़ों के हिसाब से 200-300 रुपये के हिसाब से मिलता था। इस सरकार में ठीक मुआवजा मिलता है। इतनी सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है, पूरी साल की मेहनत खराब हो जाती है और कुछ रुपयों का ही जब आपको मुआवजा मिलता है, उस दौरान पे मतलब क्या फीलिंग होती है जब इतना सरकार इतना कम सोचती है आप लोगों के बारे में? देखो जी, ऐसा है कि जब सरकार, पहली जो सरकार है उनने कुछ नहीं दिया, तो अब की जो सरकार दे रही है उसमें किसान खुश है। 20%, 30% मुआवजा जो दे रही है सरकार वो बढ़िया दे रही है। अब से पहले ऐसा क्या हुआ है कि 10,000 का नुकसान हो गया और मुआवजा मिला 200 रुपये उसका। अब 10,000 का नुकसान हो रहा तो उसमें 4 और 5,000 रुपये सरकार दे रही, तो जमींदार उसमें खुश है कि आधा ही गया है, आधा तो तेरे पास आ गया है, तो इसमें जमींदार खुश है। यानी कि पूरी लागत तो नहीं मिल पाती है, लेकिन आधी लागत मिल पाती है, तो इतने में संतुष्टि होती है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि इस बार फसल कैसी हुई है? क्या इस बार फसल ठीक ठाक हुई है या इस बार भी बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं, अभी नहीं। अब की बार बहुत अच्छी फसल हो रही है और कुदरत भी किसानों का साथ दे रही है, तो लगता है कि इस बार अच्छी फसल होगी हमारे। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि किसानों को अच्छा रेट देगी ये सरकार, और ये किसान हितैषी सरकार हमें महसूस हो रहा है कि किसान हितैषी और किसानों के हित में इसने अच्छे फैसले लिए हैं। और आगे भी अगर ऐसा इस बजट में भी अगर किसानों के हित में फैसले ले
तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें उम्मीद है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी से कि ये किसानों के हितैषी हैं और किसानों के हित में फैसले लेते हैं। और जैसा कि अभी जो ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई इसमें इन्होंने अच्छा मुआवजा दिया तो किसानों को अच्छा लगा। हमने किसानों से बात की है तो उन्होंने बोला कि अगर 1 एकड़ पे 5,000 रुपये की लागत आती है फसल पे, तो अगर सरकार ने वो दे दिया तो उसकी वो नुकसान की भरपाई हो गई है। ठीक है, उसे दुख हुआ है कि भाई मेरी फसल बर्बाद हुई, घर का नहीं चला, लेकिन कम से कम वो नुकसान जो था वो सरकार ने भरपाई कर दी, तो ये एक संतुष्टि किसानों को जरूर, राहत जरूर मिली है किसानों को। अच्छा, खेत के बाद जब मंडियों में फसल पहुंचती है तो क्या सही तरीके से उसका उठान हो पाता है या मंडियों में किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है? देखो, जनता टीवी के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब फसल मंडी में जाती है तो उस टाइम बिचौलिया और आड़ती का और जमींदार का बड़ा बीच का कम्बिनेशन, जमींदार अपनी फसल के ढेर के पास बैठा रहता है, उसकी लागत मूल्य कोई और ही लगाता है, ना उसका उठान होता है, ना भरान मिलता है, ना कट्टे मिलते हैं। तो ये समस्या किसान के साथ है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को पारंपरिक खेती की बजाय व्यावसायिक खेती की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सहकारिता बैंक हो या दूसरी ऑनलाइन व्यवस्था है उसको करके जो किसान कॉल सेंटर है वो भी कई जगह पे खोले गए हैं, लेकिन क्या उसका फ़ायदा कितना किसानों को मिल पाता है? क्योंकि व्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक उसका किसान फ़ायदा ना मिल पाए किसान को, तब तक उस व्यवस्था का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से ठीक से नहीं हो सकता है। आप बताइए, जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाती हैं धरातल पे उसका कितना इस्तेमाल किसान कर पाता है? एक तो किसान जागरूक नहीं है जी। सरकार की बड़ी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन वे धरातल तक जो हमारे कर्मचारी हैं उन किसानों को उनसे अवगत नहीं कराते। अब किस चीज़ पर क्या सब्सिडी है, गांव में आए के वो उनको बताए, जो कृषि का कोई भी निरीक्षक है या कोई भी, वो धरातल पर कम जाते हैं। उनको ज्ञान होना चाहिए कृषि का एक मेला भी लगना चाहिए और वे अधिकारी आए के गाँव में बतावें कि भाई इस चीज़ पर सब्सिडी है, ये फसल वो, इसकी इतना जागरूकता नहीं है। सरकार की कागजों में तो योजना बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। तो पूरी तरीके से साफ है कि इस बार के जो बजट है उसको लेकर किसानों की बेहद ही उम्मीदें हैं सरकार से, लेकिन इस बार जो सरकार है वो किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी और जिस तरीके की किसानों की उम्मीदें हैं क्या उसके हिसाब से बजट बन पाएगा, और उस बजट का अगर बन भी जाता है तो क्या उसका लाभ आखिरकार किसानों को मिल पाएगा? किसानों के मुताबिक फसल की कीमत से ज्यादा होती है लागत। ऐसे में किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो बिचौलियों की वजह से आज भी औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर है आज का किसान। बजट आने से पहले जनता न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश की और जाना कि प्रदेश के किसानों के नाम पर हर साल करोड़ों की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन योजनाओं को किसानों तक पूरी तरह पहुंचाने की राह में रोड़े भी कम नहीं हैं। एक अहम मुद्दा ये भी है कि पिछली बार सरकार की ओर से 2681 करोड़ रुपए का सिंचाई व्यवस्था के लिए लागू किया गया था बजट में, लेकिन उसके बावजूद क्या 2681 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को सही मायने में मिल पाया है? हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर रवि दत्त हैं, उनसे जानते हैं कि क्या किसानों को सिंचाई व्यवस्था की पूरी चीज़ें मिल पाई हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकारें हमारी बजट एलोकेट करती हैं तो उस बजट एलोकेट करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो वास्तविक धरातल पे जो योजनाएं बनती हैं वो पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। माननीय राजीव गांधी जी बताया करते थे कि जब हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं गाँव में तो वो 1 रुपया 15 पैसे पहुँचता है सिर्फ 1 रुपये में से, बाकी 20 में ही वो पैसा गबन कर लिया जाता है। मैं आपका ध्यान एक अहम मुद्दे पर दिलवाना चाहूँगा कि गुड़गांव इस प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इस आर्थिक राजधानी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है सरकार को, लेकिन सरकारों का ध्यान यहाँ के किसानों की तरफ नहीं रहा, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था पर नहीं रहा, यहाँ की कृषि व्यवस्था पर नहीं रहा, जबकि इन सरकारों का जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनका ध्यान किसानों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव अधिग्रहण पर रहा है और अधिग्रहण करने के बाद वो ज़मीनें, हमारी ज़मीनें उद्योगपतियों को हस्तांतरित कर दी गई और हमारी 1500 एकड़ ज़मीनें, 1597 एकड़ ज़मीन हमारी 2006 में एक्वायर की। हम जितने भी किसान बैठे हैं वो लैंडलेस फार्मर हैं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और वो ज़मीन उद्योगपतियों को दे दी गई, रिलायंस अंबानी को ट्रांसफ़र हुई एंड रिलायंस अंबानी ने भी उसका विकास नहीं किया।
तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि प्रदेश का किसान इस बार बजट में इस सरकार से क्या चाहता है और किस तरीके से किन हालातों में किसान जी रहा है। कैमरामैन चंचल के साथ मनीषा यादव, जनता टीवी।